मैं बार बार इस बात पर जोर दे रहा हूं कि खबरों को गहराई से समझना जरूरी है। चाहे कोई भी दल हो, चुनावी रणनीति के तहत हर पार्टी का सबसे ज्यादा जोर इस बात पर होता है कि मैदान में उतरने से पहले नेता और कार्यकर्ताओं के बीच चट्टानी एकता हो, हर कार्यकर्ता का मनोबल ऊंचा रहे। भाजपा के भीतर इसी बात पर लगातार मंथन चल रहा है। पार्टी के राष्ट्रीय संगठन महासचिव बीएल संतोष के लखनऊ दौरे पर भी यही मकसद था और सीएम योगी के दिल्ली दौरे का मकसद भी यही है। मुख्यमंत्री योगी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मिल चुके हैं। इसके बाद भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पीएम मोदी से भी मिलेंगे। कल सीएम योगी की प्रधानमंत्री से मुलाकात होनी है। इसके साथ ही वो जेपी नड्डा से भी मिलेंगे। जाहिर है इन नेताओं के बीच संगठन और सरकार से जुड़ी चर्चाएं होंगी। इस वक्त जो सबसे अहम बात नजर आ रही है वो है सहयोगी दलों की नाराजगी दूर करने की कोशिश। इसके लिए कई फॉर्मूलों पर विचार हो रहा है। इसमें एक मंत्रिमंडल में कुछ फेरबदल का विकल्प भी है, जिस पर इस वक्त कोई फैसला भी पुख्ता नहीं है। मैं आपको बता दूं कि केंद्र के साथ ही राज्य के मंत्रिमंडल में इस वक्त कुछ सीटें खाली हैं, जिसे भरे जाने का फैसला हो सकता है। दो दिन के दौरे पर दिल्ली में सीएम योगी। पहले लखनऊ वाली बैठकों पर कयासों का तूफान, अब दिल्ली वाली मीटिंग पर अटकलों की उड़ान। गृह मंत्री अमित शाह से मिले मुख्यमंत्री योगी। शुक्रवार को पीएम मोदी से करेंगे मुलाकात। जेपी नड्डा के साथ होगी मिशन 2022 पर बात। सीएम योगी के दिल्ली दौरे से किसे लगा करंट? दो दिन के दौरे पर कितनी चर्चा मनगढ़ंत? बात तो चुभेगी। जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की गृह मंत्री अमित शाह के साथ मुलाकात करीब 1.5 घंटे चली। इस दौरान दोनों नेताओं को आपस में क्या बातें हुई, इसको लेकर सीएम योगी ने ट्वीट किया। उन्होंने बताया कि ये शिष्टाचार मुलाकात थी। ट्वीट का एक और शब्द बेहद खास था। इसमें उन्होंने गृह मंत्री से मार्गदर्शन लेने का जिक्र किया। सीएम योगी ने लिखा कि अमित शाह जी से शिष्टाचार भेंट कर उनका मार्गदर्शन प्राप्त किया। सीएम ने गृह मंत्री पर इसके लिए आभार भी जताया। यह औपचारिक ट्वीट था जिसके संकेतों को समझा जा सकता है। रही बात तकरीबन 1.25 घंटे लंबी मुलाकात की, तो इस दौरान अपना दल एस की नेता अनुप्रिया पटेल की मौजूदगी बेहद खास थी। इसके क्या सियासी मायने हैं, इस पर यह रिपोर्ट देखिए। उत्तर प्रदेश का चुनाव भाजपा के लिए 2022 के सबसे बड़े महासंग्राम में एक है। एक ऐसा संग्राम जिसमें पार्टी हर हाल में विजय का परचम बुलंद कर विरोधियों को चारों खाने चित कर देना चाहती है। इसके लिए जरूरी है जबरदस्त तैयारी। इसके लिए जरूरी है अचूक रणनीति जो हर किलेबंदी को ध्वस्त कर दे। सीएम योगी के दिल्ली के 2 दिन के दौरे में यूपी की चुनावी रणनीति की वो स्क्रिप्ट लिखी जानी है जिसे लेकर पिछले 2 हफ्ते से लगातार तूफानी दौरे होते रहे हैं और बैठकों का लंबा सिलसिला चलता रहा है। इस पर जमकर अटकलों की हवाबाजी हुई, लेकिन अंदर की खबर यह है कि सीएम योगी के दिल्ली दौरे में चुनावी राह की हर बाधा को दूर करने का फॉर्मूला तय हो रहा है। जब सीएम योगी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात कर रहे थे, तभी अमित शाह के घर अपना दल एस की सांसद और नेता अनुप्रिया पटेल भी पहुंची। ये महज संयोग नहीं था। अब इसका मतलब समझिए। 2014 के लोकसभा चुनाव के यूपी के रणनीतिकार अमित शाह थे। तब उन्होंने अपना दल से गठबंधन कर पिछड़े वोटों के ध्रुवीकरण का सटीक फॉर्मूला तैयार किया था। इसकी कामयाबी के बाद अनुप्रिया पटेल को केंद्र में मंत्री भी बनाया गया था, लेकिन
2019 के लोकसभा चुनाव में जीत के बाद अनुप्रिया पटेल को केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिली। 2017 के यूपी विधानसभा चुनाव में भाजपा गठबंधन की जीत के बाद राज्य मंत्रिमंडल में भी जगह को लेकर अपना दल एस की उम्मीदें पूरी नहीं हुई। इससे पार्टी के कार्यकर्ता भाजपा से खुश नहीं। भाजपा इनकी नाराजगी का जोखिम मोल नहीं लेना चाहती। इसलिए ये मुमकिन है कि अपना दल को केंद्र या फिर राज्य मंत्रिमंडल में जगह मिले। केंद्र और राज्य दोनों ही मंत्रिमंडल में इस वक्त जगह खाली है और यूपी चुनाव की रणनीति के तहत इसमें सहयोगियों को जगह देने को लेकर बड़ा फैसला हो सकता है। अमित शाह की ये छवि रही है कि सहयोगियों से किया गया वादा वो हर हाल में निभाते हैं। इसलिए खुद अमित शाह ने अनुप्रिया पटेल की बातें सुनी और सीएम योगी के साथ बड़ी रणनीति पर मंथन किया। एबीपी गंगा के लिए लखनऊ से वीरेश पांडे और दिल्ली से अविनाश तिवारी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। जी हां, मुलाकात के दौरान सीएम योगी ने गृह मंत्री अमित शाह को एक किताब भेंट की। इसका नाम है प्रवासी संकट का समाधान। यूपी सरकार ने पिछले साल लॉकडाउन के दौरान प्रवासी मजदूरों तक राहत पहुंचाने के लिए मजबूती से काम किया था। इसका पूरा ब्यौरा इस किताब में दर्ज है। यानी इस बैठक में कोरोना के संकट पर खास चर्चा हुई। अब आपकी दिलचस्पी इस बात से भी जुड़ी होगी कि कुल कितने मुद्दों पर दोनों नेताओं के बीच बात हुई। ये हम आपको एक एक कर बताते हैं कि दोनों के बीच आखिरकार किन जो अहम मसले थे उनको लेकर बातचीत हुई। कोरोना से निपटने का अनुभव और चुनौतियां, क्या अनुभव रहा, क्या चुनौतियां रही, और कोरोना की तीसरी लहर को लेकर क्या तैयारी है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के संगठन का भी इस पर जोर है। और जाहिर सी बात है, जब अमित शाह से मिलेंगे जो कि यूपी के चप्पे चप्पे से वाकिफ हैं, तो चुनावी रणनीति और बड़ी विजय की तैयारी, इस पर भी बात होना लाजमी है। और इस पर भी बात हुई और जातीय सामाजिक समीकरण का फॉर्मूले पर भी चर्चा हुई। इसके अलावा मंत्रिमंडल फेरबदल पर भी चर्चा हुई, क्योंकि लगातार जिस तरह से अभी कुछ खाली मंत्रिमंडल में सीट्स हैं उनको भी भरा जा सकता है। वहीं संगठन और सरकार का समन्वय और बेहतर कैसे हो रहा है, उसका रोड मैप भी मुख्यमंत्री ने जाहिर तौर पर बताया। मंत्रिमंडल में फेरबदल या विस्तार को लेकर जो चर्चाएं चल रही हैं, उसे समझने के लिए यूपी सरकार के मंत्रिमंडल के गणित को भी एक बार समझ लेना जरूरी है। आइए आपको जल्दी से हम बता देते हैं। आप देखिए, योगी मंत्रिमंडल का जो गणित है वो ये है कि 60 मंत्री बनाए जा सकते हैं उत्तर प्रदेश में। योगी सरकार में 23 कैबिनेट मंत्री हैं जो मौजूदा स्वरूप इस वक्त है, 9 स्वतंत्र प्रभार है और 21 राज्य मंत्री हैं। और इस वक्त कुल 53 मंत्री और 7 जगह खाली है, यानी मंत्रिमंडल में 7 सीटें खाली हैं। और इन्हीं 7 सीटों को लेकर जाहिर सी बात है कई लोगों को उम्मीद है, और इन्हीं 7 सीटों को लेकर जो सहयोगी दल हैं उनकी हसरतों को भी पूरा किया जा सकता है। और ये वो 7 सीटें, इन्हीं 7 सीटों, खाली सीटों की वजह से बड़े दिनों से अटकलें, कयास लग रहे थे। और जाहिर सी बात है, दिल्ली आए हैं मुख्यमंत्री तो पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से, संगठन के नेतृत्व से चर्चा जरूर करेंगे। लेकिन जिस तरह की बातें कही गई कि अचानक मुख्यमंत्री दिल्ली पहुंचे, तो मैं ये भी यहां साफ कर दूं, अचानक नहीं था, ये दौरा पहले से तय था। प्रधानमंत्री से वक्त मुख्यमंत्री ने मांगा और लगातार ये आगे भी हम आपको बताएंगे कि क्या स्थिति है, जिसको आप देखते रहिए। अब बात सहयोगी दलों को साधने की, जिसका जिक्र अभी मैंने किया कि किस तरह से जो मंत्रिमंडल की खाली सीटें हैं उसके जरिए सहयोगी दलों को भी साधा जा सकता है। साल 2014 से ही बीजेपी के साथ अपना दल है। लोकसभा चुनाव के साथ साथ विधानसभा चुनाव में भी दोनों दल साथ साथ चुनाव लड़े। अपना दल का पिछले चुनावों में प्रदर्शन कैसा रहा था, जरा इस पर भी नजर डालिए। और ये हम आपको इसलिए बताते हैं क्योंकि जब अमित शाह और योगी आदित्यनाथ की मुलाकात हो रही थी तो अनुप्रिया पटेल भी वहां पहुंची थी, जिसके बाद कई तरह की अटकलें लग रही थी। 2014 लोकसभा में एनडीए में शामिल 2 सीटों पर जीत भी हुई अपना दल की। इसके बाद भाजपा के साथ चुनाव लड़ा, विधानसभा का 11 सीटें दी गई और 9 पर जीत भी हुई, यानी अच्छा प्रदर्शन रहा 2017 में भी अपना दल। और बीजेपी को भी इस गठबंधन का फायदा मिला। एनडीए के साथ चुनाव लड़ा, प्रतापगढ़ और मिर्जापुर की सीट 2019 में भी जीती अपना दल। जी हां, एनडीए में शामिल थे 2014 में, उस वक्त भी 2 सीटें जीती थी। अनुप्रिया पटेल ने अपनी सीट जीती थी और प्रतापगढ़ की सीट जीती थी। बहरहाल हमारे साथ इस वक्त कुछ खास मेहमान भी जुड़े, उनके पास भी चलते हैं। हमारे साथ प्रदीप सिंह जी हमारे साथ जुड़े हैं, वरिष्ठ पत्रकार। प्रदीप जी, आपका स्वागत है वीपी गंगा में। इसके अलावा दिल्ली से हमारे साथ, जहां पर मुख्यमंत्री ठहरे हैं, वहां से हमारे साथ
अविनाश तिवारी जुड़े हैं और साथ ही साथ हमारे ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे लखनऊ से भी जुड़े हुए हैं, क्योंकि लखनऊ में भी चर्चा है, दिल्ली में चर्चा का केंद्र है और इस बीच क्या विश्लेषण है ये जानना बेहद जरूरी है। सबसे पहले प्रदीप जी के पास चलते हैं। प्रदीप जी, मुख्यमंत्री का दिल्ली आना हम बार बार जिक्र करें, हालांकि कई लोगों का कहना था अचानक आए, बहुत बड़े ऐसी स्थिति हो गई कि पता नहीं क्या कर दिया गया, बुला दिया गया दिल्ली। लेकिन जो एबीपी गंगा लगातार बता रहा है कि हमारा कहना है कि पहले से एक तरह से तय था, तमाम मुख्यमंत्रियों की मुलाकातों का सिलसिला लगातार जारी है और योगी आदित्यनाथ दिल्ली पहुंचे हैं। आने की प्रक्रिया सामान्य, ऐसा नहीं कि बुलाया गया है, तलब किया गया है, जिस तरह की अटकलें लग रही हैं। पहले मैं इस पर चाहूंगा कि आपका क्या कहना है इन तमाम अटकलों पर। नहीं, मैं आपकी बात से पूरी तरह से सहमत हूँ। देखिए, बुलाया नहीं किया मुख्यमंत्री। अगर आप पिछले 4 साल का रिकॉर्ड देखें तो हर 1.5-2-2.5 महीने पर मुख्यमंत्री दिल्ली आते हैं और पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात करते हैं, बातचीत करते हैं। तो ये कोई अनहोनी नहीं हो रही है, पहली बार ऐसा नहीं होता। एक बात। दूसरी बात, खुद दूसरी लहर के दौरान योगी आदित्यनाथ संक्रमित हो गए थे कोरोना से, 14 दिन के क्वारंटाइन में रहे, उसके बाद निकले और लगातार प्रदेश में दौरा करते। प्रधानमंत्री इस बीच में फिजिकल मीटिंग नहीं कर रहे थे, वर्चुअल मीटिंग की हो रही थी, जो मुख्यमंत्रियों के साथ या दूसरे जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ जो बैठकें हुई। अभी कुछ दिन से उन्होंने फिजिकल मीटिंग शुरू की है, जिसमें आपने देखा होगा कि जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा जी मिलने आए, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और अशोक चौहान जो कांग्रेस के नेता हैं, ये तीनों लोग मिलने आए। तो ये मिलने का सिलसिला शुरू हुआ है। उसी क्रम में मुझे लगता है कि योगी आदित्यनाथ भी आए हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, भारतीय जनता पार्टी के ही मुख्यमंत्री हैं, अपने प्रधानमंत्री से मिलने आए हैं, अपने गृह मंत्री से मिलने आए हैं। तो इसमें अनहोनी जैसी बात क्या होगी? दूसरी बात यह है कि चुनाव होने वाले हैं, तो निश्चित रूप से उसकी बात होगी, उसकी तैयारियों की बात होगी। ये भी बात होगी कि कोरोना के कारण लोगों को जो तकलीफ हुई, परेशानी हुई, उससे लोगों के मन में पार्टी से, सरकार से अगर नाराजगी है तो कितनी है और उसको दूर करने के लिए क्या किया जाना चाहिए। तीसरी बात, तीसरी लहर की बात हो रही है और कहा जा रहा है सितंबर से नवंबर के बीच में आ सकती है तीसरी लहर, और फरवरी मार्च में चुनाव होने हैं। तो उस लिहाज से भी तीसरी लहर चुनावी दृष्टि से उत्तर प्रदेश के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। बिल्कुल। तो उसकी क्या तैयारी है, ये सब निश्चित रूप से मुद्दे रहे होंगे उनकी बातचीत। बिल्कुल प्रदीप जी, और एक और जो बात हमने कही कि जाहिर सी बात है, अभी केंद्र में भी एक मंत्रिमंडल का विस्तार प्रस्तावित है और उत्तर प्रदेश में भी प्रस्तावित है। कब होगा, कैसे होगा, वो पार्टी के शीर्ष नेता है और खास तौर पर मुख्यमंत्री तय करेंगे। लेकिन बड़ी बात अब यह है कि अनुप्रिया पटेल जब पहुंची तब अचानक से फिर अटकने लगी और हमारा ये कहना है कि हम लगातार अपने दर्शकों को सटीक विश्लेषण और सटीक खबर दे रहे हैं कि अनुप्रिया पटेल वहां पर पहुंची और पहुंचने के बाद, क्योंकि अपना दल लगातार 2014 से भारतीय जनता पार्टी के साथ है, केंद्र में क्या भूमिका हो सकती है उनके संगठन की, उनकी पार्टी को क्या अहमियत मिल सकती है, प्रदेश में क्या मिल सकती है, तो इस फॉर्मूले पर भी संभवतः चर्चा हुई। बहरहाल अनुप्रिया पटेल का जिक्र आ रहा है तो आपको जल्दी से ये भी बता देते हैं कि अनुप्रिया पटेल कौन है। जरा जल्दी से इस पर भी एक नजर डाल लेते हैं, क्योंकि अनुप्रिया पटेल जब गृह मंत्री अमित शाह के घर पहुंची तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वहां मौजूद थे और उसके बाद भी कई अटकलें लगी। आपको बता दें 2012 में वाराणसी की रोहनिया सीट से पहली बार विधायक बनी अनुप्रिया पटेल, लगातार दूसरी बार मिर्जापुर से लोकसभा की सांसद हैं, मोदी सरकार की सबसे युवा मंत्री थी पिछली बार 2014 में। यूपी में पिछड़ा वर्ग का युवा चेहरे के तौर पर अनुप्रिया पटेल उभरी हैं, इसलिए बड़ी महत्वपूर्ण है। अगर उत्तर प्रदेश के जातीय समीकरण को भी समझे तो इसलिए ये मुलाकात भी बड़ी महत्वपूर्ण है और इस मुलाकात के भी कई मायने हैं। हमारे साथ लखनऊ से वीरेश भी हमारे साथ जुड़े हुए। वीरेश, अनुप्रिया पटेल का वहां पर पहुंचना कोई संयोग नहीं था कि हाँ वो अचानक पहुंच गई। जाहिर सी बात है अनुप्रिया पटेल और एक बड़ा वोट बैंक उनके पास है और 2014 में अमित शाह ही थे जो इन तमाम पार्टियों को एक साथ लेकर आए थे रणनीति के तहत, और अभी केंद्र में भी एक विस्तार प्रस्तावित है, प्रदेश में भी प्रस्तावित है। तो जाहिर सी बात है सहयोगी दलों की नाराजगियों को भी दूर करना है और यह भी चुनावी रणनीति का अहम हिस्सा है। क्या कहना है वीरेश? देखिए रोहित जी, मिलने मिलाने को लेकर उत्सुकता आम जनता में बनी रहती है और ये एक महज संजोग नहीं है। इसी को लेकर एक 1969 में फिल्म आई थी महल, जिसमें कल्याण जी आनंद जी ने संगीत दिया था, देवानंद और आशा पारिक अभिनीत ये फिल्म थी, जिसमें एक गाना है, बहुत फेमस गाना है
कि ये दुनिया वाले पूछेंगे मुलाकात हुई, क्या बात हुई। उसकी अगली लाइन है, तुम किसी से ना कहना। तो ये जो ना कहने वाली बात है ना, इसको लेके सस्पेंस बरकरार रहता है। ये सामाजिक मनोभाव है, इसी को लेकर ये सस्पेंस, ये उत्सुकता बनी रहती है। तो अनुप्रिया पटेल मिली, योगी आदित्यनाथ मिले, ये एक सहज मुलाकात थी। एक मुख्यमंत्री का गृह मंत्री से मुलाकात थी, एक सहयोगी दल का अपने सहयोगी दल के शीर्षस्थ नेता से मुलाकात थी। लेकिन चूंकि 2022 का चुनाव है और तमाम राजनीतिक कयास, अटकलें, संभावनाएं तलाशी जा रही हैं राजनीतिक पंडितों के द्वारा और राजनीति के जानकारों के द्वारा, तो इस मुलाकात को लेकर बहुत हाइप क्रिएट किया गया। कल उत्तराखंड के मुख्यमंत्री मिले, कोई चर्चा नहीं हुई। जयराम ठाकुर हिमाचल के मिले, कोई चर्चा नहीं हुई। नॉर्थ ईस्ट के बहुत सारे मुख्यमंत्री मिले, कोई चर्चा नहीं हुई। लेकिन जब योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री मिलते हैं तो पूरे देश में यह खबर बनती है। जाहिर सी बात है, प्रोटोकॉल की अगर हम बात करें तो जब यूपी का सीएम दिल्ली में पहुंचता है तो उसकी एक धमक होती है। वो प्रोटोकॉल के हिसाब से भी सारे सीएम में सबसे अव्वल होता है, आधिकारिक रूप से नंबर 1 सीएम होता है। तो जब वो हस्तिनापुर जाता है, जब राजधानी जाता है, तो उसकी धमक पूरे देश में सुनाई पड़ती है। चलिए, बिल्कुल वीरेश ने कहा हस्तिनापुर जब वो जाते हैं तो धमक होगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ अविनाश भी जुड़े हुए हैं, जहां पर अभी दिल्ली में मुख्यमंत्री ठहरे हुए, वहीं से हमारे साथ अविनाश जुड़े हैं। जल्दी से एक सवाल उनसे भी। अविनाश, इस वक्त मुख्यमंत्री मौजूद हैं, उनके साथ जो मुलाकातों का सिलसिला है, कौन कौन अब मुख्यमंत्री से अब तक मिल चुके हैं यहां पर? देखिए रोहित, अगर बात करें तो अब तक यहाँ पे बागपत के सांसद सत्यपाल सिंह मुलाकात किए हैं। इसके अलावा कल ही भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने वाले जितिन प्रसाद, उन्होंने मुलाकात की है। मुलाकात के बाद जितिन प्रसाद ने यह कहा कि उनकी शिष्टाचार मुलाकात रही है। अपने भविष्य को लेकर पूछे गए सवाल में उन्होंने कहा ऐसी कोई बातचीत नहीं हुई मुख्यमंत्री के साथ, महज एक शिष्टाचार भेंट थी। अभी अगर बात करें तो उनके साथ केंद्रीय सड़क परिवहन राज्य मार्ग मंत्री जनरल वीके सिंह मौजूद हैं, वो उनसे मुलाकात कर रहे हैं। अंदर दोनों नेताओं के बीच मुलाकात चल रही है। इसके अलावा बीजेपी के राज्यसभा सांसद अनिल अग्रवाल, वो भी यहाँ पे मौजूद है, वो भी कुछ देर में मुलाकात करेंगे। फिलहाल जो मुख्यमंत्री की मुलाकात है वो जनरल वीके सिंह के साथ चल रही है, जहां पे गाजियाबाद के तमाम सारे डेवलपमेंट को लेकर बातचीत हो रही है। और जो एक सांसद का कार्यक्रम होता है कि वो मुख्यमंत्री के साथ मिलकर अपने क्षेत्र के लिए कुछ योजनाएं ले ले, कुछ कार्य करवा ले, तो उसी तरीके की ये रूटीन बातचीत है, जहां पे जनरल वीके सिंह पहुंचे हुए हैं और बातचीत कर रहे हैं। बिल्कुल अविनाश, आप लगातार वहां पर बने रहिए, आप सब लगातार अपडेट ले रहे हैं। तो मैं अपने दर्शकों को बताऊंगा कि यही है ग्राउंड रिपोर्टिंग की, जो है वही आपको बताना है, यही हमारा काम है। वो जिसे कहा जाए खाम ख्वाह की पतंगबाजी, अटकलबाजी, उसमें कोई दम नहीं है, ना ही हम उसका जिक्र करते हैं। आगे बढ़ेंगे। यूपी में छोटे छोटे दलों में कई बटे हुए, अगर छोटे छोटे दलों की बात करें तो उनका इलाका भी बटा हुआ है। इसी तरह पूर्वांचल के कई जिलों में अनुप्रिया पटेल की पार्टी की अच्छी पकड़ है। 15 लोकसभा सीटों पर अच्छा प्रभाव माना जाता है। और इसके अलावा फूलपुर, इलाहाबाद, प्रतापगढ़ में अच्छी पकड़ है। और वाराणसी, जौनपुर, भदोही में अच्छी पहचान है। डुमरियागंज, गोंडा, बस्ती, कन्नौज में पकड़ है। कुर्मी पटेल वोट बैंक पर भी अच्छी पकड़ है, जाहिर सी बात है। और आदिवासी समाज पर भी बीजेपी की नजर है। इस लिहाज से भी ये मीटिंग बड़ी महत्वपूर्ण थी जो आज हुई, जिसमें तीनों लोग मौजूद थे। चुनाव नजदीक आते हैं तो सहयोगियों की नाराजगी भी बढ़ने लगती है, उचित सम्मान न मिलने का दर्द छलकने लगता है और इन सब के बीच विरोधी दल डोरे डालने लगते हैं। यूपी की सियासत में एक बार फिर यही सब शुरू हो गया है। अनुप्रिया पटेल इसका केंद्र क्यों है, ये भी समझना बेहद जरूरी है। जी हां, मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल में कैबिनेट में उन्हें जगह नहीं मिली है, मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिली। मोदी सरकार 2.0 के 2 साल पूरे हो चुके हैं। 9 विधायकों में से 1 को मंत्री पद मिला है। जय किशन जय की योगी सरकार में जेल राज्य मंत्री हैं। अनुप्रिया पटेल योगी कैबिनेट में ज्यादा हिस्सेदारी चाहती हैं और अनुप्रिया पटेल के पति आशीष पटेल एमएलसी हैं। आशीष पटेल को योगी कैबिनेट में जगह नहीं मिली है और अखिलेश यादव लगातार अनुप्रिया पटेल की पार्टी के संपर्क में गाहे बगाहे ऐसी खबरें आती रहती हैं। 2022 विधानसभा चुनाव से पहले इस तरह की मुलाकात
सामान्य है कि उनकी सियासत और सियासत में मुलाकात हुई, बात हुई, और जो बात वीरेश ने कही वो बात सच है। प्रदीप जी के पास चलेंगे। प्रदीप जी, क्या कहना है? अनुप्रिया पटेल का वहां पर आना, मुख्यमंत्री से भी मुलाकात करना, तो जाहिर सी बात है केंद्र में भी एक मंत्रिमंडल का विस्तार जो है वो प्रस्तावित है, प्रदेश में भी है, तो जो सहयोगी दल हैं वो अपनी संभावनाओं पर बातचीत करेंगे ही। क्या कहना प्रदीप जी? नहीं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। देखिए, अनुप्रिया पटेल जो है, खासतौर से अगर उत्तर प्रदेश की दृष्टि से बात करें तो भारतीय जनता पार्टी की इंपॉर्टेंट है। उनको जब इस तरह के छोटे छोटे दलों को जब अमित शाह ने जोड़ा था 2014 के लोकसभा चुनाव से पहले, उसका नतीजा दिखा। आज भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जो सामाजिक समीकरण उत्तर प्रदेश में दिख रहा है, जिसकी वजह से वो लगातार 14, 17 और 19 की जीत हासिल की, उसमें इन छोटे दलों का भी योगदान है। और चुनाव के समय छोटे दलों की जो है वो पूछ चुनाव होने के बाद थोड़ी कम हो जाती है। तो चुनाव से पहले उनको लगता है कि ये मौका है, तो बार्गेनिंग के लिए उनको लगता है कि सबसे अच्छा तरीका ये है कि हम ये बताएं जिसके साथ है कि हमारे पास ऑप्शन और भी है, विकल्प हमारे खुले हुए हैं। आप हमको ये मत समझिए कि आपके साथ है तो हर हालत में और किसी हालत में आपके साथ रहेंगे। तो आपकी बात, आपकी सूचना बिल्कुल सही है। अखिलेश यादव और उनकी पार्टी के लोग, अनुप्रिया पटेल और उनकी पार्टी के लोगों के संपर्क में थे। ये बात बीजेपी के नेताओं को पता है, उनको मालूम है कि इसको रोकने के लिए या इसके समाधान के लिए क्या किया जा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल प्रदीप जी। और वीरेश, क्या कहना है? जिस तरह से आशीष पटेल भी जगह चाहते हैं लंबे अरसे से प्रदेश मंत्रिमंडल में, और इनकी महत्वपूर्ण कितनी अनुप्रिया पटेल इनकी पार्टी, हमने बताया दिनों से इस बात का इंतजार कर रहे थे। जी जी वीरेश, देखिए, आशीष पटेल बहुत दिनों से इस बात का इंतजार कर रहे हैं, अनुप्रिया पटेल बहुत दिनों से इस बात का इंतजार कर रहे थे कि के कैबिनेट में, यूपी कैबिनेट में आशीष पटेल को शामिल किया जाए। एमएलसी इसीलिए बनाया गया था, एक समीकरण के मद्देनजर ये एमएलसी बनाए गए थे, और जो अनुप्रिया पटेल है उन्हें भी मोदी मंत्रिमंडल में शामिल किया जाए। 2014 में उन्हें शामिल किया गया था, और याद होगा आपको जब नामांकन करने जा रहे थे 2014 में नरेंद्र मोदी, तो उनके रथ पर सवार थी अनुप्रिया पटेल, उन्हें बहुत ज्यादा तरजीह दी गई थी। लेकिन कुछ बातें हुई 2019 से पहले, जैसा आप खुद कह रहे थे, कभी अखिलेश यादव से मिलने की बात हुई, कभी प्रियंका गांधी से मिलने की बात हुई, फिर जो उनकी आस्था एनडीए से डिगी उसकी सजा उन्हें मिल रही है। इस बात की चर्चा राजनीति के हल्के में लगातार होती है कि जो आस्था आप हमारे साथ और बने नरेंद्र रहिए, मोदी से क्योंकि यहाँ उनकी पर डिगी, बात तो चुभेगी और बात तो चुभेगी। मैं आज बात कर रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिल्ली पहुंचे, और कई लोगों को ये बात ऐसी चुभ रही है कि कई तरह की अटकलें चल रही हैं, लेकिन इस दिल्ली दौरे में क्या कुछ हो रहा है वो उसकी सटीक जानकारी, सटीक विश्लेषण हम आप तक पहुंचा रहे हैं। देश भर में इस वक्त 12 राज्यों में भाजपा के मुख्यमंत्री हैं। 17 मई से अब तक इनमें से 4 मुख्यमंत्रियों ने केंद्रीय मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। पहले हम आपको इनके बारे में बता देते हैं कि कौन कौन मुख्यमंत्री थे और कब कब इन्होंने मुलाकात की। देखिए, अमित शाह से मिलने वालों की अगर बात करें तो 17 मई मनोहर लाल खट्टर हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं, इन्होंने मुलाकात की। इसके बाद 1 जून हेमंत बिस्वा शर्मा मुख्यमंत्री हैं असम के, इन्होंने मुलाकात की। 5 जून को तीरथ सिंह रावत मुख्यमंत्री हैं उत्तराखंड से, इन्होंने मुलाकात की। 7 जून को जयराम ठाकुर हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, इन्होंने मुलाकात की। और 10 जून यानी आज योगी आदित्यनाथ जो कि मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, उन्होंने मुलाकात की। तो ये लगातार सिलसिला जारी है। इसके अलावा प्रधानमंत्री से कौन कौन मिले? 2 जून हेमंत बिस्वा शर्मा मुख्यमंत्री असम के, वो मिले। 7 जून को तीरथ सिंह रावत मुख्यमंत्री उत्तराखंड के, उन्होंने भी मुलाकात की। और आज 10 तारीख है और कल 11 है, और कल प्रधानमंत्री से उनकी मुलाकात होने वाली है। प्रदीप जी के पास चलेंगे। प्रदीप जी, और मुख्यमंत्रियों ने भी मुलाकात की केंद्रीय गृह मंत्री से। तब किसी ने नहीं कहा कि तलब कर लिए गए, बुला लिए गए, लेकिन क्योंकि उत्तर प्रदेश में चुनाव भी है और जाहिर सी बात है रणनीति पर भी चर्चा होगी, चुनावों के लिहाज से भी चर्चा होगी, और मंत्रिमंडल में सहयोगियों को लेकर इन सब मुद्दों पर चर्चा होगी, तो दिल्ली आएंगे और रूटीन में ही ये दौरा हुआ, इस तरीके से इसको देखा जाए। नहीं, देखिए, बात तो सही है। चर्चा इसलिए जो है ज्यादा है कि और मुख्यमंत्रियों के खिलाफ कोई एजेंडा नहीं था। यहाँ एक एजेंडे पर काम किया, एक झूठी खबर गढ़ी गई, उसको पूरी ताकत लगा दी गई कि कैसे इसको सच साबित करना।
और सच साबित नहीं हुई तो उसके अलग अलग कोण बताए जाने लगे कि नहीं वो तो चैलेंज कर रहे हैं, नहीं वो तो मजबूरी बन गए हैं, नहीं अब चला है कि उनको तलब किया गया है। तो ये इस तरह की खबरें चलती रहेंगी। आप सिर्फ एक चीज देखिए, आज जो केंद्रीय गृह मंत्री से मिले हैं वो उसकी जो फोटो आई, दोनों नेताओं की बॉडी लैंग्वेज देखी। राजनीति में नेता बॉडी लैंग्वेज के मामले में बड़े सतर्क रहते हैं, लेकिन अगर गड़बड़ है तो वो नजर आ जाता है, अगर सब ठीक है तो वो भी नजर आ जाता है। आप देखिए जिस तरह की बॉडी लैंग्वेज है दोनों नेताओं की उस फोटो में, उससे बहुत से लोगों को बड़ी तकलीफ होगी जो ये कह रहे थे जो कि हटाए जा रहे हैं, जो ये कह रहे थे कि मजबूरी बन गए हैं, जो ये कह रहे थे कि चैलेंज कर रहे हैं, उन सब के लिए चिंता का सबब बनेगा ये फोटो। और कल जब वो प्रधानमंत्री से मिलेंगे उसके बाद जो फोटो जारी होगा उसका इंतजार करना चाहिए हम लोगों को, वो और बहुत से लोगों को निराश करने वाला होगा, ऐसी मुझे उम्मीद है। बिल्कुल, तो आपने बिल्कुल सही कहा कि बॉडी लैंग्वेज कई मायने रखती है और वो तस्वीर भी हम इस वक्त दिखा रहे हैं जिसका जिक्र प्रदीप जी ने किया। अविनाश के पास चले। अविनाश, कल का कार्यक्रम क्या क्या है? मुख्यमंत्री कल भी मुलाकातों के दौर होंगे और कल भी कई मुलाकातें उनकी लाइन अप है और सबसे बड़ी जो मुलाकात है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से। अविनाश जी बिल्कुल रोहित, अगर बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की 11 बजे दिन में मुलाकात होगी। उसके बाद अगर बात करें तो 12:30 बजे का समय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ तय है। तो ये दो मुलाकात पहले से तय है और इन दोनों मुलाकात कल प्रधानमंत्री के साथ और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे, जहाँ पे तमाम सारे विषयों को, तमाम सारे मुद्दों पर उनके साथ चर्चा होगी और आगे किस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार को कामकाज करना है उसका दिशा निर्देश भी प्रधानमंत्री से वो लेंगे। बिल्कुल अविनाश, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी चर्चा में शामिल होने के लिए। प्रदीप जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी चर्चा में शामिल होने के लिए। विनेश हमारे साथ लगातार बने। बहरहाल बढ़ेंगे आगे और बात अगले मुद्दे की। सीएम योगी के दिल्ली दौरे के बाद अब बात समाजवादी पार्टी की, अब बात अखिलेश के उस तेवर की जो विरोधियों को चुभ रहे हैं। अखिलेश यादव ने वैसे तो 4 महीने पहले से ही चुनाव की तैयारी शुरू कर दी थी, लेकिन कोरोना के बढ़ते कहर ने उनकी रणनीति पर भी वार किया। हालांकि वो शांत नहीं रहे, हर मुद्दे पर ट्विटर के जरिए हमला किया। अब जब कोरोना का कोहराम थमने लगा है तो अखिलेश यादव की राजनीति भी पटरी पर लौटने लगी है। वो भाजपा पर शायराना तंज कसने में लगे हैं, लेकिन इसमें तल्खी बहुत ज्यादा है। उत्तर प्रदेश में चुनाव के लगता दिन कम है, चुनाव करीब आ गया है। – 2022 उत्तर प्रदेश का चुनाव देश का चुनाव होगा, लेकिन ये हम आपको बता दें उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी का सफाया होगा। अप्रैल की शुरुआत में अखिलेश यादव के सियासी आक्रमण का अंदाज कुछ ऐसा था। मिशन 2022 के लिए आक्रामक अभियान की शुरुआत हुई ही थी कि कोरोना की दूसरी लहर ने कोहराम मचा दिया। सोशल डिस्टेंसिंग की वजह से समाजवादी पार्टी के खेवंधार घर की चारदीवारी में सिमटे रहे। मीटिंग भी वर्चुअली ही हो पाई, लेकिन अब अखिलेश यादव ने फिर से नए आक्रमण की हुंकार भर दी है। अंदाजा छायावादी है, लेकिन तल्खी कम नहीं। सियासत में साहित्य वाली इस शैली के कॉकटेल को समझने के लिए अखिलेश यादव के हाल के ये कुछ ट्वीट पढ़े। 7 जून को उन्होंने लिखा, कभी खुले आसमान पर वो लिख देते थे संदेशे, अब किसी और के पते पर बंद लिफाफे आते हैं। 10 जून को लिखा, उत्तर प्रदेश का ठहरा रथ भला कैसे हो गतिमान, पहिया धंसा है यूपी में पर दिल्ली के हाथ लगाम। अखिलेश का ये तंज समझने वालों के लिए इशारा ही काफी है कि तर्ज पर है। 22 में बाइसिकल दौड़ाने के ये चुभने वाले तेवर भाजपा को रास नहीं आए। अखिलेश यादव की शायरी में भाजपा को उनका डर दिखाई दे रहा है। डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने नसीहत दे डाली है कि अखिलेश अपनी पार्टी की चिंता करें, 2022 के लिए भाजपा का रास्ता तो साफ है।
श्री अखिलेश यादव जी को शायद ये मालूम नहीं है, वो केवल जिस पार्टी की प्राइवेट लिमिटेड पार्टी के अध्यक्ष हैं उसकी लगाम केवल उनके हाथ में रहती है। हमारा नेतृत्व है, मार्गदर्शन देता है और इस प्रकार की बातें केवल जो उनको 2021 में जो जिला पंचायत के चुनाव हो रहे हैं, क्षेत्र पंचायत के हो रहे हैं, उसमें हार की जो हताशा एडवांस में प्रकट कर रहे हैं और 22 में जब फिर भाजपा 300 पार होने जा रही है उसके डर उनको सता रहा है। अखिलेश के सामने इस वक्त सिर्फ 2022 है और बीजेपी को घेरने के लिए कई मुद्दे हैं। इसलिए हर बीतते दिन के साथ अखिलेश का हमला भी तेज होता जा रहा है। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। कि किस तरह से तेवर तल्ख हैं और जाहिर सी बात है अब चुनाव सामने है तो ऐसे तेवर दिखाने ही पड़ेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने भी जवाब दिया, लेकिन अखिलेश यादव ने ट्वीट के जरिए बड़ा तीखा तंज कसा। हमारे साथ सुनील सिंह साजन साहब हमारे साथ जुड़े हैं, समाजवादी पार्टी के नेता हैं। सुनील सिंह साजन जी, आपका स्वागत है। संजय गुप्ता भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं चायल कौशाम्बी से, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। सुनील जी, आपका भी स्वागत है। और साथ ही साथ वीरेश पांडे हमारे साथ लखनऊ से लगातार बने हुए हैं। इससे पहले कि तमाम मेहमानों के पास चले आइए जल्दी से आपको बता देते हैं कि अखिलेश यादव के सामने कौन कौन सी वो चुनौतियां हैं, कौन कौन सी वो बड़ी चुनौतियां हैं जो उनके सामने हैं। सत्ता से 4 साल से बाहर है समाजवादी पार्टी और केंद्र की राजनीति में भी अब ऐसा असर नहीं है क्योंकि लगातार अब दूसरी बार एनडीए की सरकार है। सांसदों की संख्या सिर्फ 5 है। लोकसभा चुनाव में भी इतना बहुत अच्छे परिणाम नहीं रहे थे तो सांसद भी सिर्फ 5 है। खुद को साबित करने की बड़ी चुनौती है और मुलायम सिंह के दौर के मुकाबले पार्टी को मजबूत भी उनको बनाना है, ये भी बड़ी चुनौती है। युवा कार्यकर्ता लगातार हार से छिटक सकते हैं, अगर छिटके तो क्या करेंगे, ये भी एक चुनौती है। और 2022 में हार का मतलब है 10 साल सत्ता से बाहर, जो कि राजनीति में बड़ा अरसा होता है अगर ऐसा होता है। तो ऐसे में ये तमाम चुनौतियां और इन चुनौतियों से पार पाना है अखिलेश यादव को। सबसे पहला सवाल वीरेश से करते हैं। वीरेश, आज जो ट्विटर वॉर आज शुरू हुई जिस तल्ख अंदाज में, उसके मायने बड़े हैं, यानी सपा ने जाहिर कर दिया अपने मंसूबे। देखिए, जो योगी आदित्यनाथ सरकार के खिलाफ लड़ता हुआ दिखेगा, जो तल्ख दिखेगा, जो ट्विटर वार करेगा, जो जमीन पर दिखेगा, जो संघर्ष करेगा, वही तो 2022 में योगी आदित्यनाथ की सरकार को चुनौती देता हुआ दिखेगा। 45% लोगों ने पसंद किया था अखिलेश यादव को। याद कीजिए, जो सर्वे हम लोगों ने दिखाया था उसमें राहुल प्रियंका कहीं नहीं थे, मायावती कहीं नहीं थी। तो जाहिर सी बात है, जो जिला पंचायत के चुनाव हुए हैं, जो उससे रिजल्ट आए हैं, उससे उत्साहित अखिलेश यादव ये दिखाना चाहते हैं कि 2022 के चुनाव में अखिलेश और अखिलेश ही केवल योगी आदित्यनाथ के खिलाफ लड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसका बहुत फायदा होता है। 10 से 12-15% ऐसे वोट होते हैं जो फ्लोटिंग वोट्स होते हैं, जो सत्ताधारी दल को हराता है उसकी तरफ जाते हैं, जो जीतता हुआ दिखता है उसकी तरफ जाते हैं। अखिलेश यादव विपक्ष के नेता हैं, वो अपना कर्म कर रहे हैं, घेरने की कोशिश कर रहे हैं योगी सरकार को। बाकी लोग तो कहीं घेरते हुए दिखाई भी नहीं दिखाई। बिल्कुल वीरेश। और सुनील सिंह साजन साहब, तो क्या ये माना जाए कि अब ये आगाज है, ट्विटर पर जो आक्रामक रुख आपकी पार्टी का दिख रहा है, आपकी पार्टी के मुखिया का दिख रहा है, अब जमीन पर भी वो दिखेगा? देखिए रोहित जी, आप बहुत अच्छे सब्जेक्ट के साथ आए हैं और आप एक निष्पक्ष समीक्षा कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के आने वाले चुनाव में किसके क्या हालात होंगे। देखिए, अभी मैं सुन रहा था, उन्होंने एक बात कही कि जब विपक्ष में जो लोग होते हैं, जो सरकार के खिलाफ लोग होते हैं, तो जो सरकार से नाराज लोग होते हैं वो ये देखते हैं कि सरकार को कौन हरा रहा है। एक देखिए, बीजेपी बड़े बहुमत के साथ उत्तर प्रदेश में आई थी, बड़े सपने दिखाए थे और मैं आपके कार्यक्रम के माध्यम से कह सकता हूं कि योगी जी के शपथ लेने के बाद एक भी कोई काम ऐसा बीजेपी नहीं गिना सकती जो शपथ लेने के बाद शुरू हुआ हो और अब उन्होंने खत्म कर लिया हो। वो रोजगार को लेकर के हो, कोरोना में फेल हुए, अगर पंचायत चुनाव की बात हम लोग करें या आप बात उससे पहले कर लें कि माननीय अखिलेश यादव जी के लगातार 4 साल का संघर्ष,
किसानों को लेकर के, बेरोजगारों को लेकर के हम लोग सदन से लेकर सड़क तक माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में हम लोग लड़ाई लड़े हैं, मुकदमे झेले हैं, जेल गए हजारों की संख्या में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता। और जो जिला पंचायत का परिणाम आया है, ये लोगों को लग रहा, बीजेपी के लोगों को लग रहा कि चौंकाने वाला है। ये हम लोग जानते हैं कि चौंकाने वाला नहीं है। बिल्कुल। तो आपका कहना है सुनील सिंह साजन साहब कि रुख आक्रामक होगा और लड़ते हुए आप दिखेंगे जमीन पर भी और ट्विटर पर भी। संजय गुप्ता साहब, आपका रिएक्शन सुनील सिंह साजन साहब की तमाम बातों पर जल्दी से। देखिए, ऐसा है, अब सुनील सिंह साजन जी तो अपनी बात कह रहे हैं और मैं इनकी बात से सहमत नहीं हूं। इन्होंने कहा कि कोई एक काम बता दीजिए जो योगी जी ने शुरू किया हो, पूरा किया हो। अभी हमारे तमाम ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो पूरे होने वाले हैं और इन्हें खूब दिखेंगे और खूब आराम से इसकी तुलना कर लेंगे और अपनी पंचवर्षीय और हमारी पंचवर्षीय का एक ग्राफ बना लेंगे। दूसरी चीज़, सही बात यह है कि जब कोरोना से पूरा देश प्रदेश जूझ रहा था और हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी जिले में दौरे कर रहे थे, गांव-गांव गए, संक्रमितों के घर गए, तो उस समय इनके नेता अखिलेश यादव जी घर में बैठ के खाली ट्वीट किए हैं। आज ट्वीट की राजनीति से ये सरकार बनाने का ख्वाब देख रहे हैं। ट्वीट की राजनीति से सरकार नहीं बनती। सरकार बनाने के लिए जो काम करना चाहिए था, इनको 12 से लेकर 17 तक जनता ने अवसर दिया था। अगर इतने ही योग्य होते, इतना ही अगर इनके कार्यों में अच्छाई होती, तो जनता इनको 225 से 47 पे लाके आउट न करती। मैं एक बात कहना चाहता हूं, पूरा प्रदेश आज योगी जी के साथ पूरी आस्था के साथ खड़ा है। जिस तरीके से ये वैश्विक महामारी का संकट उत्तर प्रदेश में इतनी बड़ी मात्रा में दूसरी लहर आई और जिस तरीके से योगी जी के कुशल नेतृत्व में हम लोगों ने इसको बड़े कम समय में इस लहर को थामने का काम किया है और उनकी मेहनत पूरा प्रदेश। ठीक है, आपका कहना है कि आपने मेहनत की है और आपने एक और तंज कसा, मैं इसका जवाब लूंगा सुनील सिंह साजन से। आपने कहा कि ये चुनाव ट्विटर पर नहीं लड़ा जाएगा, जमीन पर लड़ा जाएगा। इससे पहले कि हम जवाब लें, मैं आपको समाजवादी पार्टी की हम बात करें तो पार्टी की कमान संभालने के बाद अखिलेश यादव ने राजनीति का एक नया रास्ता तैयार करने की कोशिश की। कार्यकर्ताओं के साथ उनका संवाद प्रभावशाली माना जाता है। हालांकि पार्टी का वोट बैंक अभी भी पुराना है और संगठन के कामकाज में बहुत ज्यादा बदलाव नहीं हुए हैं। सपा का संगठन कैसे काम करता है, जरा इसको भी समझना बेहद जरूरी है, आपको बताते हैं। देखिए, सबसे पहले राष्ट्रीय संगठन, इसकी कार्यकारिणी में 51 सदस्य हैं। समाजवादी पार्टी का ये संगठन है जो उसकी ताकत है। इसके बाद आता है राज्य स्तरीय संगठन, इसकी कार्यकारिणी में 101 सदस्य हैं। इसे महत्वपूर्ण मानते हैं राज्य संगठन की कार्यकारिणी। इसके नीचे जिला स्तरीय संगठन है, इसके लिए भी जिला कार्यकारिणी होती है। और देखिए, विपक्ष की पार्टियों की अगर बात करें तो बसपा और कांग्रेस की ऐसी स्थिति नहीं है, उनके पास ऐसा मजबूत संगठन नहीं है। इसी तरह नगरीय संगठन बनाया गया जिसमें महानगर या फिर नगर कार्यकारिणी होती है और इसी तरह से विधानसभा क्षेत्र स्तरीय संगठन बना है। इसमें विधानसभा के क्षेत्र संगठन बनाए जाते हैं। उसके बाद ब्लॉक स्तरीय संगठन बनाया गया है, इसमें ब्लॉक समितियां बनाई गई हैं और सबसे नीचे पायदान पर सपा की प्रारंभिक समितियां हैं। इसमें बूथ स्तरीय संगठन के कार्यकर्ता होते हैं। ये हम इसलिए आपको बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का संगठन बूथ स्तर पर है, तो समाजवादी पार्टी भी का संगठन तो उन्होंने गढ़ा है, लेकिन अब ये संगठन कितना एक्टिवेट होता है ये जानना बहुत जरूरी है और यही सबसे बड़ी बात है। कहने को तो समाजवादी पार्टी के कई प्रकोष्ठ हैं, लेकिन जिन 4 संगठनों पर पार्टी को बहुत ज्यादा भरोसा है उनके बारे में आपको बताते हैं। उन्हें समाजवादी पार्टी का फ्रंटल संगठन कहा जाता है। सपा के जो फ्रंटल संगठन है समाजवादी छात्र सभा, और जिनकी भागीदारी रहती है, सड़कों पर भी दिखते हैं, समाजवादी युवजन सभा, मुलायम सिंह यूथ ब्रिगेड और लोहिया वाहिनी। ये सपा के फ्रंटल संगठन है जो कि समाजवादी पार्टी की ताकत है। और यही अंतर है सपा को बसपा और कांग्रेस से अलग करती है। यही बातें कि नीचे बूथ स्तर तक संगठन है, लेकिन सवाल यह है कि संगठन कितना एक्टिवेट होता है। अखिलेश यादव की बोलने पर यह संगठन किस तरह से काम करता है, बीजेपी को कितनी चुनौती देता है, क्योंकि
भारतीय जनता पार्टी के संगठन का ताना बाना भी इसी महीन तरीके से बुना जाता है और बुना गया है उत्तर प्रदेश में। तो ये स्थिति सबसे जानने वाली है और सबसे दिलचस्प ये स्थिति है कि आखिरकार ये जो अगला मुकाबला होगा, ये मुकाबला कैसे होगा। तो बिल्कुल वीरेश, जो हमने बताया संगठन, तो संगठन के लिहाज से देखें सपा के पास ढांचा तो है बूथ स्तर का, लेकिन वो अगर एक्टिवेट होगा उस स्तर पर तभी बीजेपी के लिए चुनौती साबित होगा। क्या कहना आपका? देखिए रोहित जी, भारतीय जनता पार्टी के अलावा उत्तर प्रदेश में केवल समाजवादी पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जिसका गांव के स्तर पर भी लोग हैं, गांव के स्तर पर भी उनके कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, चौराहे पर नेता हैं, कस्बे में नेता हैं, जिलों में नेता हैं, सड़कों पर नेता हैं। मैं एक वाकया आपको बताऊं कि अखिलेश यादव का कार्यक्रम वाराणसी से मिर्जापुर लगा था। मैं वाराणसी से मिर्जापुर अखिलेश यादव को अपने कॉन्क्लेव में आमंत्रित करने के लिए जा रहा था। हर 2 किलोमीटर पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता खड़े मिले। तो एकमात्र ऐसी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी के अलावा जिसके कार्यकर्ता गांव के स्तर पर, जिले स्तर पर, कस्बे स्तर पर, तहसील स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर अभी भी मौजूद हैं। बिल्कुल, यही तो बात हम कर रहे हैं। बिल्कुल यही बात हम कर रहे हैं। तो सुनील सिंह साजन साहब, जिस तरह से वीरेश ने भी बताया, हमने भी बताया, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि बीजेपी के संगठन का ताना बाना भी इतना ही महीन है और गुप्ता जी ने भी तंज कसा कि सिर्फ ट्विटर पर आप लोग लड़ रहे हैं, जमीन पर नहीं है। तो आपको लगता है कि ट्विटर से जमीन तक की जो दूरी है ये तय हो जाएगी चुनावों तक? देखिए, मुझे लगता है कि गुप्ता जी खुद जमीन पे नहीं है। वीरेश जी ने जो बात बताई है बनारस से मिर्जापुर के बीच, उन्होंने महसूस किया और उन्होंने खुद देखा है कि समाजवादी पार्टी जमीन पर कितना मजबूत है। और अगर हम गुप्ता जी की बात मान लें तो हम तो कह रहे हैं एक काम गिना दीजिए ना। मैं तो इस मंच से, एबीपी के गंगा के मंच से पूछ रहे हैं, एक अपना काम गिना दो। वैसे तो बताते हैं कि हमने 4 एक्सप्रेसवे बना दिए, कहाँ से चढ़ना है, कहाँ उतरना है पता नहीं, मेट्रो पता नहीं कितना बता दें कि हमने बना दिया, आपने कितने लैपटॉप बांट दिए हैं, कितना काम किया है आप बताइए। हम कह रहे छोड़िए, आपको आपकी विधानसभा की सम्मानित जनता सुन रही होगी। इस 4 साल में आप अपनी विधानसभा के लिए कौन सा बड़ा प्रोजेक्ट ले जा पाए हैं? हॉस्पिटल बनाया, कोई विश्वविद्यालय बनाया, कोई विद्यालय ले गए। ठीक है, आपका कहना है किसी की इलाज का इंतजाम किया। गुप्ता जी से जवाब लेते हैं। सुनील सिंह साजन, मैं आपको रोकूंगा। एक काम संजय गुप्ता जवाब दीजिए सुनील सिंह साजन की इन तमाम बातों का। और योगी आदित्यनाथ का हो, एक काम गिना। मैं जवाब दे रहा हूँ। कौशाम्बी अगर आ जाएं तो इनका भ्रम दूर हो जाएगा। मेरे विधानसभा में एक नया ITI कॉलेज बनके तैयार हो रहा है, नया बस स्टॉप बनके तैयार हो रहा है, नया स्टेडियम बनके तैयार हो रहा है, गंगा पे नया सेतु तैयार हो रहा है, गंगा सेतु बन रहा है। और 50 वर्षों में जो सड़कें नहीं बनी सपा बसपा के शासनकाल में, वो सारी सड़कें, हजारों करोड़ की सड़कें मेरी विधानसभा में बन गई। गांव के अंदर बोल रहे हैं, चौड़ीकरण, सुदृढ़ीकरण, गूगल करके गांव की जनता भी कह रही है कि भारतीय जनता पार्टी ने झूठ बोल रहे हैं। हजारों करोड़ की सड़क एक जिले में मिलती थी। आपको आपकी सम्मानित जनता आपकी माफ नहीं करेगी। आपके पास झूठ बोलने की प्रैक्टिस कहाँ से करते हैं आप? तो ट्रांसफार्मर है, आपके थानों में जांच पूछ के एप्लीकेशन ली जाती है। हमारे यहाँ सबको न्याय मिलता है। हमारी सरकार किसी जाति धर्म संप्रदाय के लिए काम न करके हमारी सरकार सबके लिए काम करती है। न्याय है, विकास है, काम गिना दो, प्रवचन करना आसान है। ठीक है संजय गुप्ता जी, मैं आपको रोकूंगा। सुनील सिंह साजन साहब, आपको भी रोकूंगा। अखिलेश यादव सोशल मीडिया और राजनीतिक मंच से हर वर्ग को साधने की कोशिश करते हैं। बाकायदा इसके लिए अलग अलग सभाएं और प्रकोष्ठ भी तैयार किए गए हैं। इस वक्त समाजवादी पार्टी के 17 चर्चित प्रकोष्ठ हैं जो अलग अलग वर्ग के लिए बनाए गए हैं। जल्दी से आपको बता देते हैं कि क्या है ये वर्ग। आप देखिए, समाजवादी युवजन सभा, लोहिया वाहिनी, समाजवादी छात्र सभा, मुलायम सिंह यादव यूथ ब्रिगेड, समाजवादी व्यापार सभा, समाजवादी महिला सभा, इसके अलावा समाजवादी अल्पसंख्यक सभा,
समाजवादी अधिवक्ता सभा, समाजवादी प्रबुद्ध सभा और समाजवादी मजदूर सभा, समाजवादी शिक्षक सभा, समाजवादी सांस्कृतिक प्रकोष्ठ और समाजवादी अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ, समाजवादी जनजाति प्रकोष्ठ, समाजवादी पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ, समाजवादी चिकित्सक प्रकोष्ठ, ये और इसके अलावा समाजवादी सैनिक प्रकोष्ठ, 17 प्रकोष्ठ है समाजवादी पार्टी के। तो फिर एक बार फिर से मैं जल्दी से रुक करूंगा सुनील सिंह साजन साहब, प्रकोष्ठ तो बहुत है लेकिन क्या इनका स्विच ऑन हो गया है चुनावों के लिए? ये प्रकोष्ठ में जितने भी पदाधिकारी हैं, नेता हैं, वो अपने अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। जो पार्टी ने जिनको जहां पर लगाया है उनकी वो अपना वहां पर काम कर रहे हैं। एक और समाजवादी पार्टी की जो सबसे बड़ी ताकत है वो दो चीजें हैं, हमारे नेता का चेहरा, हमारे नेता के काम और हमारा संगठन। ठीक है संगठन में साजन साहब रोकूंगा, वक्त कम है माफी के साथ। गुप्ता जी बड़े संक्षेप में फाइनल कमेंट, शार्प कमेंट आपका, क्या कहना है आपका? अब आपको इनका भी ऐसा संगठन, आपका भी ऐसा संगठन, मैं आपको बता दूं, शार्प कमेंट। मेरा संगठन, इन्होंने हमारे संगठन की सिर्फ नकल किया है। सही बात यह है कि समाजवादी के लोग सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को ताकते हैं, उनकी नकल करते हैं। जितने प्रकोष्ठ, जितनी सभाएं की है, हमारे सारे मोर्चे हैं, वही सारे प्रकोष्ठ हमारे हैं, वही सारे हमारे फ्रंटल संगठन हैं। मैं तो एक बात खाली कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी का बूथ स्तर पे कार्यकर्ता खड़ा है, हमने बूथ स्तर पे नेता बनाया है। बिल्कुल मैं आपको रोकूंगा वीरेश, बड़ा शार्प कमेंट, क्योंकि अब ये जंग बूथ स्तर पर लड़ी जाएगी और इसकी तैयारियों में दोनों पार्टियां जुट गई हैं। वीरेश बड़ा शार्प कमेंट, बिल्कुल शार्प कमेंट। परिवारवादी पार्टी है, इनके परिवार में ही राष्ट्रीय। देखिए, अगर मैं कहूं कि भारतीय जनता पार्टी से यूपी में कोई लड़ता हुआ 2022 में दिख रहा है तो वो केवल समाजवादी पार्टी है। राहुल प्रियंका गायब हैं, मायावती किलेबंदी हैं और कहां हैं उनके संगठन के लोग, कहां हैं उनकी पार्टी के विधानमंडल दल के नेता लालजी वर्मा को उन्होंने निलंबित कर दिया है। रामाचल राजभर जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उन्हें बाहर कर दिया गया है, तमाम बड़े क्षत्रपों को बाहर कर दिया गया है। तो भारतीय जनता पार्टी से लड़ते हुए उत्तर प्रदेश में केवल एक पार्टी बिल्कुल वीरेश, तो कुल मिलाकर ऐसे में ये जंग भी दिलचस्प होगी। मजबूती से लड़े, सुनील सिंह साजन साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, संजय गुप्ता जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। वीरेश मैं आपको भी रोकूंगा, आपका भी शुक्रिया क्योंकि वक्त खत्म हो रहा है। तो हमने आपको बताया कि समाजवादी पार्टी का संगठन कैसे काम करता है और क्या बात थी जो अखिलेश यादव ने आज कही, जो बीजेपी को चुभी, और पूरा विश्लेषण भी आपको दिखाया। और इसीलिए हम बार बार ये कह रहे हैं कि राजनीति से जुड़ी हुई हर खबर, उत्तर प्रदेश के आने वाले चुनाव से जुड़ी हुई हर खबर सबसे पहले, सबसे सटीक और सबसे भरोसेमंद विश्लेषण आपको एबीपी गंगा पर देखने को मिलेगा। तो आज बात तो चुभेगी में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।